नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के आर लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हम आपके NCERT के अनुसार आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, इस चैप्टर को अपन लेकर चल रहे थे। तो इसमें अपन ने केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस को अपन कैसे लिखते हैं, उनके रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण जो हैं उनको लिखने के चरण वो देखे। फिर हमने सीखा किस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। हाँ दोस्तों, जिन्होंने भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने वाली वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो की लिंक इस वाली वीडियो के बायो में आपको मिल जाएगी, आप यहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आपको जरूर सीखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। तो अपन ने संतुलित करना सीख लिया। अब अपन क्या है, एक दो स्टेप्स और हैं रासायनिक समीकरणों को लिखने के, ठीक है। देखो, मैंने आपको वहां संतुलित करना बताया था, तो आपको लिखने के लिए बोला नहीं था, केवल छोटी सी लाइन लिखी थी अपन ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को जानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन दो टॉपिक्स और लिख रहे हैं, ठीक है, उनको आप लिख लो। फिर हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस स्टार का चिन्ह लगाकर लिख लो। इसमें लिखना है, देखो इस एरो में आपको क्या लिखना है, पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम जब लिखते हैं, ठीक है, तो उसको लिखते समय उनकी भौतिक अवस्थाएं, जो अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणु हैं, उनकी हमें भौतिक अवस्थाएं भी दर्शानी चाहिए, ठीक है, या दर्शाई जाती हैं। कैसे, देखो एक एग्जाम्पल पहले अपन लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। क्या होगा कि किसी भी, आप ऐसा करो, ये नोट करके लिख लेना, ठीक है, जिससे आपको ये ऐसा नहीं लगे कि ये अलग से लिखा दिया है। तो नोट करके लिखा रहा हूं, ये बात हमको ऊपर लिखनी थी चरणों के, रासायनिक समीकरणों को लिखने के चरण थे जो, उनमें हमें ये बातें लिखनी थी, लेकिन वहां अपन ने ये ध्यान नहीं दिया, ये भी लिखनी थी, ठीक है। तो अपन इनको नोट करके यहां पर लिख रहे हैं। क्लियर है भाई? तो किसी भी रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया, कुछ भी लिख सकते हो, अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं लिखी जाती हैं, ठीक। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो हमें लिखनी चाहिए या लिखी जाती हैं। एक बार हम वो देख लें कि भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है। देखो कोष्ठक में लिख लेते हैं भौतिक अवस्थाएं, जैसे ठोस, ठीक है, द्रव, गैस, ठीक है, अवस्थाएं लिखी जाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये कोई एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन का दहन, ठीक है। तो कार्बन आपको पता है, देखो कार्बन जो है कोयले का ही रूप होता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो अपना कोयला होता है, सभी ने देखा होगा लगभग, जो कोयला होता है वो एक तरह से कार्बन का ही रूप होता है। तो इस रिएक्शन को इस प्रकार लिख सकते हैं, C+O2। भाई किसी भी चीज को हम जलाएंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन तो उपस्थित होगी ना, ठीक है। तो क्या है, जलाना, लिख देते हैं, क्या बना, CO2, ठीक है। अब ये बताया है कि ये जो अभिकारक और उत्पाद बने हैं, इनकी भौतिक अवस्थाएं देखनी है कि ये कौन कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या, पदार्थ की, यहां पर आप लिख सकते हो, पदार्थ की 3 अवस्थाएं
होती हैं। ठीक है, पहली जो है आपकी ठोस है, जिसे अपन सॉलिड बोलते हैं, इसे अपन दर्शाते हैं एस से। ठीक है, दूसरी है गैस, जिसे बोलते हैं लिक्विड, लिक्विड इसे एल से दर्शाते हैं। ठीक है, तीसरी है लिक्विड, इसको द्रव बोलते हैं, ठोस, द्रव, और अब है गैस, गैस को अपन गैस ही बोलते हैं, इसको दर्शाते हैं जी से। ठीक है, तो पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, और इन तीनों अवस्थाओं को इनके प्रतीकों के सहायता से दर्शाया जाता है। तो ये कुछ बताया गया है इस चरण में कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनको भी साथ में दर्शाया जाता है या लिखा जाता है। ठीक है, तो हमको पता है कार्बन जो है कोयले का रूप होता है, और आपको पता है कोयला कैसा होता है, ठोस होता है, ठोस होता है ना। तो ठोस को अपन किससे दर्शाते हैं, एस से। क्लियर है। ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन का उपयोग अपन श्वसन की क्रिया में करते हैं, तो मतलब गैस है, गैस को किससे दर्शाते हैं, जी से। ठीक है, CO2 ये भी गैस है भाई, ऑक्सीजन अपन अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, अशुद्ध वायु जो है। ठीक है, तो इसको भी, ये भी गैस है तो इसको जी से दर्शाते हैं। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लो, दूसरा हम देख लेते हैं, ये देख लेते हैं हम, आपका कोई सा भी एग्जांपल देखो, जैसे N2+3H2। ठीक है, ये मैं 3 हटा देता हूँ, चलो अब तो लिख दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ बना 2NH3। ठीक है, तो ये कोई रिएक्शन बनी। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हुआ, क्या देखना है हमें, इनकी भौतिक अवस्थाएं लिखनी है। तो लिखने के लिए आपको पता है नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक गैस है, इसको जी से दर्शा देंगे, स्मॉल जी से। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, जी से। अमोनिया भी गैस होती है, इसको जी से। तो इस प्रकार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उनकी भौतिक अवस्थाओं को उनके साथ लिखा जाता है। क्लियर है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, अपना एक और नोट लिख लेते हैं, मतलब ये तो आपका पहला नोट हो गया। ठीक है, दूसरा हम लिखने वाले हैं, ये जरूर आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन सेकंड नोट देखेंगे। अब देखो सेकंड नोट में क्या है, इसमें क्या लिखना है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण है और वो क्या है, उत्प्रेरक, ताप और दाब की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, तो उन उत्प्रेरक और ताप और दाब को कहाँ लिखा जाए, तो ये बताया गया इस चरण में कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है यदि वो उत्प्रेरक, ताप, दाब की उपस्थिति में संपन्न हो रही है तो उस अभिक्रिया में उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है तो उत्प्रेरक, ताप की उपस्थिति में हो रही है ताप, और दाब की उपस्थिति में हो रही है तो दाब को, चाहे तीनों की में हो रही है तो इन तीनों को जो लिखा जाता है वो कहाँ लिखा जाता है, तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। मान लो ये कोई रिएक्शन है, एग्जाम्पल, चलो पहले लिख लेते हैं फिर एग्जाम्पल देख लेंगे कि इस चरण के अंतर्गत किसी को हटा देते हैं, अंतर्गत रासायनिक समीकरण या अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक, ताप तथा दाब को हमेशा तीर के चिन्ह के ऊपर या तीर के चिन्ह पर ऊपर दर्शाया
जाता है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया एथीन का हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। तो देख लेते हैं एथीन का हाइड्रोजनीकरण, यहाँ लिख लेते हैं। तो एथीन का जो हाइड्रोजनीकरण होता है वो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। कौन से? Ni, निकल, ठीक है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, ठीक है। रिएक्शन जो है इस प्रकार है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इजिकल टू होगा, इजिकल टू बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, तीर के चिन्ह को, यहाँ बन जाएगा CH3 CH3, ठीक है। कौन से उत्प्रेरक की? निकिल उत्प्रेरक, ठीक है। तो अपन ने कहाँ लिखा? उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है निकिल के में, तो कहाँ लिखा अपन ने? तीर के चिन्ह के ऊपर। तो इस प्रकार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में आपको इस प्रकार के प्रतीक लिखे मिल जाए तीर के चिन्ह के ऊपर, तो आप समझ जाना कि यह अभिक्रिया जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। या आपको बोला जाए कि उत्प्रेरकों को कहाँ लिखा जाता है, तो कहाँ लिखा जाता है? तीर के चिन्ह के ऊपर, ठीक है। अपन नाम लिख लेते हैं इसका, ये एथीन होता है। देखो ये आपको अणुसूत्र समझ नहीं आएंगे अभी, आपका अगला जो चैप्टर आएगा जो भी है कौन से नंबर का ये तो पता नहीं, कार्बन वाला जो चैप्टर है उसमें आपको ये सभी के बारे में पता चल जाएगा कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। ये एथेन है और ये हाइड्रोजन है H2, ठीक है भाई। तो अब मैं आपको बोलूँ इनकी भौतिक अवस्थाएं भी लिखाऊं, तो मैं एक बार ये आपको क्लियर कर दूं कि एथीन जो है गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, और एथेन भी क्या होती है? गैस होती है। तो आपको पता है गैस को अपन किससे दर्शाते हैं? G से। ये लो यहाँ पर G लिख दिया, ठीक है भाई। तो इस प्रकार आपको रासायनिक अभिक्रियाओं में भौतिक अवस्थाओं को, और उत्प्रेरक है तो उत्प्रेरकों को तीर के चिन्ह के ऊपर, भौतिक अवस्थाओं को उनके नीचे लिखा जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, आपकी ही बुक का है दूसरा, CO प्लस 2H2, ये है, ठीक है। ये अभिक्रिया मैंने क्या बताया कि हमें उत्प्रेरक ताप और दाब को हमेशा तीर के चिन्ह के ऊपर, तीर का चिन्ह इस प्रकार होता है ना, ये यहाँ पर कोष्टक में बना देना, ठीक है। तो तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। उत्प्रेरक को देख लिया, अब दाब वाली वीडियो भी वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल सॉरी, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है 240 ATM दाब की उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये ATM क्या है? तो ध्यान रखना किसी भी अभिक्रिया में जब दाब को लिखा जाता है तो उसे हमेशा ATM, एटमॉस्फेरिक या वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक मास, ठीक है, जिसे वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। क्लियर है? तो 240 ATM दाब की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, और क्या बन रहा है? CH3OH, मैथेनॉल। क्या बन रहा है भाई? मैथेनॉल, ये बन रहा है आपका, ठीक है। और आपको पता है मैथेनॉल जो है, मैं आपको बता दूं, ये लिक्विड, तरल या द्रव अवस्था में होता है। इसको अपन यदि अब ये द्रव अवस्था में, तो इसको अपन किसके द्वारा, कौन से प्रतीक से दर्शाएंगे? L से, ठीक है। लिक्विड को अपन L से दर्शा रहे हैं। हाइड्रोजन गैस होती है G से। कोबाल्ट CO जो है ये क्या है? कोबाल्ट है, ठीक है। कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक तरह से गैस है, इसको अपन G से दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार क्या है, अपन ने एक दाब वाला एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपकी बुक का ही है, क्लियर है, ये आप देख लो जल्दी से, फिर अपन तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो तीसरा एग्जाम्पल जो है उसमें आप लिख लेना प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू, संतुलित अवस्था में लिख रहा हूं मैं आपको यह अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि इम्बैलेंस अवस्था में लिखता तो अभी हमको बहुत टाइम लग जाता है।
इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि यदि किसी को संतुलित करना नहीं समझ आया है वो, तो वो आप लास्ट वीडियो में जाकर फिर से देख सकते हो, और या जिन्होंने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो, उसकी लिंक इस वीडियो के बायो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी किसी भी अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है तो वहां पर कभी कभी आपको HNu लिखा मिलेगा तीर के चिन्ह के ऊपर। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है तो एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है प्रकाश। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कभी कभी क्या है कि रिएक्शन जो है तीर का चिन्ह जो है उस पर इस प्रकार HNu लिखा होता है। तो ये HNu किसको दर्शाता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कि अभिक्रिया जो है किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। ध्यान रखना आपको, यहां पर HNu क्या दर्शाता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। और कभी कभी आपको रिएक्शन में इस प्रकार त्रिभुज का चिन्ह मिलता है। ठीक है, छोटा सा त्रिभुज का चिन्ह मिलता है तीर के चिन्ह के ऊपर। तो इससे आपको समझ जाना है अभिक्रिया जो है ताप की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, मतलब अभिक्रिया में ताप दिया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो क्या है, ये जो है तीर का चिन्ह तीर के चिन्ह के ऊपर इस प्रकार त्रिभुज का चिन्ह दिखे तो अब समझना है आपको, ध्यान रखना है, समझ जाना है कि अभिक्रिया ताप की उपस्थिति में संपन्न हो रही है या अभिक्रिया में ताप दिया जा रहा है। ठीक है, HNu है तो अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। तो ये जो अभिक्रिया है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन में होती है? पेड़ पौधों में। क्यों होती है? क्योंकि पेड़ पौधों में एक वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्या? क्लोरोफिल। ठीक है, देखो क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उनका रंग हरा होता है। ठीक है, और उसी की उपस्थिति के कारण क्या है, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। तो यहां क्या है कि ये CO2 है, इसको बोलते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये एक बार मिटा देते हैं, आपने देख लिया होगा। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है आपका? H2O, जल। ध्यान रखना, जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। दो अणु हाइड्रोजन के, एक अणु ऑक्सीजन का मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, ये क्या है? जल क्लोरोफिल से क्रिया कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, सूर्य जो है पेड़ पौधे जो हैं ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दिन में क्या है कि वायुमंडल की जो CO2 है उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, और ग्रहण करके ये जो क्लोरोफिल वर्णक होता है पेड़ पौधों की पत्तियों में, ये क्या है कि इस CO2 और जल आपको पता है पेड़ पौधों में उपस्थित होता है कुछ मात्रा में, तो जल की उपस्थिति में इस CO2 से ये क्लोरोफिल क्रिया करेगा और क्रिया करके क्या बनाएगा? अपना भोजन। भोजन कौन? ग्लूकोज का निर्माण करेगा, जिससे क्या है अपने वृद्धि विकास करेगा, उससे एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, तो क्या बनाएगा? ग्लूकोज का निर्माण करेगा और CO2 का भी निर्माण करेगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, ये बना। तो अब देखो, इस प्रकार क्या है कि पेड़ पौधे CO2 को तो लेते हैं और ऑक्सीजन गैस का निष्कासन करते हैं। कैसे? ये आपकी श्वसन की जो प्रक्रिया है कि प्रकाश संश्लेषण, या बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण ही बोलेंगे। तो जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल CO2 से क्रिया करेगा जल की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और CO2 से क्या करेगा? क्रिया करेगा। तो क्या बनाएगा? C6H5, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है भाई, ये ध्यान रखना है, ग्लूकोज अपना भोजन जिससे ये ऊर्जा प्राप्त करता है, ग्लूकोज बनाएगा और जल और क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, क्या? ऑक्सीजन, जिसको ये त्याग देता है, बाहर छोड़ देता है वायुमंडल में, और जिसका उपयोग क्या है? हम करते हैं। जितने भी प्राणी हैं
श्वसन की प्रक्रिया में करते हैं। तो इस प्रकार पेड़ पौधे CO2 का तो उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी ये जो रिएक्शन है ये भी एक तरह से किसकी है, जिसमें सूर्य का जो प्रकाश है इसको अपन HNU लिख देते कोष्ठक में समझने के लिए, ताप की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। क्लियर है। अब अपन इनकी भौतिक अवस्थाएं भी लिख लें इस रिएक्शन में। तो आपको पता है CO2 जो है गैस होती है, ये लो गैस। H2O जल कैसा होता है, लिक्विड होता है, तरल होता है, ये लो लिक्विड L लिख दिया। ग्लूकोज सॉलिड होती है, ठीक है, क्रिस्टलीय रूप में S लिख दिया। ठीक है, H2O गैस है, G लिख दिया। ऑक्सीजन क्या है, वो सॉरी H2O यहां पर लिक्विड है भाई, क्या है, लिक्विड L। ठीक है, द्रव अवस्था में। और ऑक्सीजन आपको पता है क्या है, गैस है। अब ये देखो रिएक्शन संतुलित है या नहीं है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या जा रहा है। तो इधर अपन सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया कि यदि आप वैसे नहीं देख सकते तो सबसे पहले LHS साइड में परमाणु की संख्या को लिखो, फिर RHS साइड में, फिर उनकी तुलना करके देखो वो बराबर है या नहीं है। तो देखो मैं आपको तुलना करके बता दूं, यहां पर कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं इस साइड। ठीक है, तो देखो इधर ये जो कार्बन है इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, एक है, तो 6 गुणा 1 बराबर 6। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ये रहे, 6 आगे हैं, 2 का गुणा 6 से होगा 12 ऑक्सीजन ये हो गए। और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये रहे, 12 आगे हैं, तो मतलब 12 गुणा 2 बराबर कितने हो गए, 24। फिर अपन और हाइड्रोजन भी है इधर, पीछे नीचे कोई संख्या नहीं है तो एक ही है, 1 गुणा 12 प्लस 12। ठीक है, क्योंकि अलग से है, 12 तो इधर ऑक्सीजन है और 12 ही इधर है, तो कितने हो गए टोटल 24। ठीक है, ये देख लो, इधर देख लेते हैं, इधर कार्बन कितने हैं, आगे कोई संख्या नहीं है, 1 होगी, तो 6 गुणा 1 बराबर 6। हाइड्रोजन कितने हैं इधर, दोनों साइड है। ठीक है, 12 आगे कोई संख्या नहीं है, तो 12 गुणा 1 बराबर 12। और देख लो इधर भी है, कितने हैं, 6 और 2, 6 दूना 12। ठीक है, प्लस 12 बराबर 24, हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, ऑक्सीजन देख लो कितने हैं इधर, 6 आगे कोई संख्या नहीं है, तो कितने होंगे, 1 × 6 बराबर 6। और कितने, 6 ये रहे भाई, नीचे कोई संख्या नहीं है तो मतलब 1 होगी, 1 गुणा 6 कितने हो गए, 6 ही है, प्लस 6 इधर कितने हैं, 2 गुणा 6 भाई, 2 नीचे है अब संख्या, तो 2 गुणा 6 कितने हो गए, 12 12 कितने हो गए, 12 और 12 24। तो रिएक्शंस को देख लो बैलेंस है या नहीं है। इधर कार्बन कितने हैं, 6 हैं, इधर भी 6 हैं। ऑक्सीजन इधर 24 हैं, इधर ऑक्सीजन 24 हैं, हाइड्रोजन 24 हैं, इधर भी 24 है, तो मतलब अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है, और अभी मैं यहां पर ये 6 हटा दूं, ये 6 हटा दूं, ठीक है, और ये 6 हटा दूं, अब ये अभिक्रिया असंतुलित है। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे भाई, इधर देखेंगे 6, इधर कार्बन, इधर तो कार्बन 1 है, इधर 6 है, तो इसको सबसे पहले संतुलित करेंगे तो 6 लगा देंगे, कार्बन संतुलित। हाइड्रोजन इधर 12 है, इधर देख लो हाइड्रोजन 24 है, इधर 12 और 2 14 है, मतलब कितने बच रहे हैं अभी, 10। तो अपन इसको क्या है, 6 से गुणा कर दें, 6 दूनी 12 और 12 24 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 12 24 ही इधर है, और इधर कितने हैं भाई, 6 12 ही हैं। 24 करने के लिए इसको भी 6 से गुणा कर दें। तो इस प्रकार क्या हमें संतुलित करनी होती है। ठीक है, तो ये आपके 2 नोट थे जो हमको हमारे छूट गए थे पहले, वो लिख लिए। अब अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। ये आपको लिख देते भाई, वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या आप साथ के साथ कॉपी में नोट कर लिया करो। ठीक है, अब जो अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रियाओं के प्रकार।
के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो अब देखते हैं अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। अभिक्रियाएं मुख्यतः 6 प्रकार की होती हैं। अब वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। देखो, पहले अपन सारी अभिक्रियाओं के प्रकारों को लिख लेते हैं। पहली है आपकी संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, जिसे बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शंस। दूसरी है आपकी, देखो एडिशन रिएक्शंस में ही आप 2 रिएक्शंस और पढ़ने वाले, तो उनको अभी हम साथ लिख देते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, जिसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तीसरी है आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, इनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, चौथी है आपकी अपघटन अभिक्रियाएं, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, पांचवी है आपकी विस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शंस। ठीक है, दूसरी है सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या डिस्प्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं, एक है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, इनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, या डबल सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। ये आपकी 6 टाइप्स की रिएक्शन थी। ठीक है, इनके बारे में हमें पढ़ना है, कितने, कौन कौन सी, किस प्रकार है। क्लियर है?